तो मेरे प्यारे भाई लोग और भाई लोग की बहन लोग, सॉरी, तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से आप ही के चैनल में। तो दोस्तों, पिछली स्थलाकृति के बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को सैंड यानी कि रेत में बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस है जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे हवाओं द्वारा बनने वाली स्थलाकृति, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं सैंड में बनने वाली स्थलाकृति के बारे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ मैंने लिख दिया कुछ और, हवाओं द्वारा बनने वाली आकृति। थोड़ा वहाँ झूठ तो चलता है मेरे भाई लोग, ठीक है। अब आगे आगे देखते जाइए कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हवाओं द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कैसे बन जाएगी? ज़मीन पे नहीं बन सकती है ठोस पे, ना कि दीवारों में बन सकती है, ना कि पानियों में बन सकती है, ठीक है। क्योंकि घर वगैरह हमारे शहर में इतने होते हैं कि जितने हवाएं चलती हैं सबको घर वगैरह जो है पेड़ वगैरह सारे रोक लेते हैं। तो इसको बनने के लिए खाली जगह की ज़रूरत होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें रेगिस्तान में मिल सकता है। और वहाँ जो हवा चलती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड भी होती है और बहुत ज़्यादा कंटीली भी होती है। कंटीली क्यों होती है? क्योंकि उसमें बहुत सारे रेत के कण, ठीक है, पत्थरों के कण, ऐसे वैसे बहुत सारे अवसाद जो हैं हवा में उड़ते रहते हैं, जिस वजह से ये स्थलाकृति जो है रेगिस्तान में यानी रेत में बहुत अच्छे से बनती है। किसके द्वारा? हवाओं के द्वारा। कैसे बनती है? अपघर्षण के द्वारा बनती है, ठीक है। अपघर्षण। अब अपघर्षण क्या होता है? अपघर्षण बोले तो हवाएं जो होती हैं अपने साथ कई प्रकार के कंकड़, पत्थर और कई प्रकार के अवसाद जो है लेके वहाँ उड़ती हुई चलती हैं। कहाँ पे? रेगिस्तान में, ठीक है। तो वो जितने भी अवसाद लेके चलती है उसको कहीं ना कहीं फेंकती रहती है, गिरते रहते हैं, उठते रहते हैं, और उसमें जो है रेत में तरह तरह के जो है लहरें बन जाती हैं, ठीक है। तरह तरह की लहरें बनने लगती हैं, और उन्हीं लहरों को हम क्या कहने लगते हैं? स्थलाकृति। सरल शब्दों में, ये सरल शब्दों में है, ज़्यादा डीपली अभी तक गए नहीं हैं। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज पढ़ते चलेंगे कि क्या क्या बनता है जिसको हम स्थलाकृति कह सकते हैं। सारे स्थलाकृति के इमेजेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि पहले क्या बनता है अपघर्षण से। पहले बनता है छत्रक शिला। क्या बनेगा दोस्तों? छत्रक शिला। इंग्लिश में इसे कहा जाता है मशरूम, खाने वाला नहीं, ठीक है। मशरूम रॉक। रॉक मतलब पत्थर, ठीक है। छत्रक शिला। छत्रक शिला के बाद बन जाता है दोस्तों क्या? भूस्तंभ, ठीक है। भू स्तंभ, सही लिखा हुआ है शायद, देख लीजिएगा। भूस्तंभ। फिर उसके बाद बन जाता है यारडंग। क्या बनेगा दोस्तों? यारडंग, हिंदी इंग्लिश में यारडंग। उसके बाद क्या बन जाता है? इसके बाद बन जाता है इंसेलबर्ग, ठीक है, इंसेलबर्ग। और फिर आखिरी में क्या बन जाता है? यही। ये कैसे बनते हैं सारे बताते हुए जाऊंगा। इसके बाद बन जाता है डाइकांटर, ठीक है, डाइकांटर। ये सारी चीज़ें बनने लगती हैं, और ये सारी चीज़ें जितनी भी ये बनी हुई हैं ये सारे जो हैं अपरदन के फलस्वरूप बनी है, ठीक है। अपर्दन के फलस्वरूप बनी हुई है। इसके बाद हम पढ़ेंगे निक्षेपण के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं अपर्दन के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति, ठीक है। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। भूस्तंभ। छत्रक शिला कैसे बनता है? छत्रक शिला, ठीक है। छत्रक शिला क्या, देखिए छत्रक शिला कैसा होगा? ये कोई चट्टाने हैं, ये एक चट्टान है, चट्टान है किसी भी आकार का, आप समझ सकते हैं। मशरूम लिख दिया हूँ इसलिए थोड़ा सा मशरूम टाइप से बनाया भी गया, ठीक है। अब इस चट्टान के चारों ओर, ये सॉलिड चट्टान है, ठीक है, ये टूटने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। और इसके चारों ओर क्या है? ये शीश से जो गोदागादी कर रहा हूँ मैं, जो भी इससे ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये वाले जो है ग्रे कलर का जो भी आप दिख रहा है काले कलर में, ये वाला, ये जो शीश से भी बना हुआ है, ये भुरभुरी चट्टान है, ठीक है। ये इस चट्टान के, ये जो मशरूम की तरह दिख रहा है, इस चट्टान के चारों ओर जो है भुरभुरी चट्टानें चिपकी हुई हैं, है ना, बहुत सारी चिपकी हुई हैं, ऐसा नहीं कि इतनी है।
इसमें चारों ओर बहुत सारी चट्टानें जो हैं लगी हुई हैं, इनसे सटी हुई हैं। इन चट्टानों को हवाएं धीरे 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 काट देती है, ठीक है। ये हवाएं उड़ के आई और इन चट्टानों को धीरे 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 काट करके ले गई, ठीक है। ये अपने साथ इनको धीरे 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 करके ये काट के ले गई। ये देखिए ये चट्टान बच गए, ये दिख रहा है चट्टान, कटी हुई चट्टानें हैं ये जितने भी अवसाद बचे ये कटी हुई चट्टानें हैं। और इनको ले जा करके कहीं ना कहीं ये फेंक देगी। इस तरह से देखिए हवाएं इनको पहले काट छाँट दी। इनका जो ढीले चट्टान थे, इस चट्टान के चारों ओर इसको देखिए काट छाँट दी और उसको उड़ा के कहीं और ले गए। और बचा क्या, देखिए कैसी आकृति बच गई। ये छाते के समान एक आकृति बच गई चट्टान की, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये छाते की समान आकृति जो बच गई इसे ही हम कह देंगे भूस्तंभ। क्या कहेंगे दोस्तों, भूस्तंभ, सॉरी छत्रक शिला। छत्रक मतलब छाता, छाते के समान दिखाई दे रहा है ना, ऊपर का मुंह जो है ये छाते के समान दिखाई दे रहा है। शिला मतलब होता है खंभा, ठीक है। तो यही जो है छत्रक शिला बन गया मशरूम रॉक। इसके बाद क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है। अब अगर छत्रक शिला को आप अगर ठीक से समझ गए हैं दोस्तों, तो इसके आगे जो बनने वाली और जो भूस्तंभ और यार्डंक और इंसलबर्ग थे, ये सभी चीज़ों को आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये वाला फिर से आप ग्राफ देखिए जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ब्लैक बॉर्डर में बना हुआ है ये सॉलिड रॉक है, ठीक है। और ये वाला जो ऊपर है ये भी सॉलिड रॉक ही है, लेकिन इसको अभी हटाना, इस वजह से मैंने इसे शीश से बनाया है, ठीक है। ये छाते के समान अभी दिखाई दे रहा है। पिछली वाले ग्राफ में ये जो भी जितने भी इस छत्रक शिला के चारों ओर, ठीक है, जितने भी भूरभूरी चट्टानें थीं उसको तो हवा उठा करके ले गई, जिसके बाद से ये छत्रक शिला बच गया। अब क्या होगा ना कि ये चट्टान भी जो सॉलिड है ये भी एक जगह नहीं खड़े रहेगी। 1000, 2000, 10 साल, 10,000 साल, 12,000 साल, 15,000 साल कुछ भी लगेगा, हवाएं जो हैं इनको भी धीरे 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 कर करके काट देंगे दोस्तों। क्या होगा, इनको भी धीरे धीरे कर करके काट देंगे। इधर से हवाएं चल रही हैं और इनको देखिए ये फिर काटते हुए चल रहे हैं, ठीक है। ना सिर्फ छाते नुमा आकृति को, बल्कि नीचे भी जितने बीम होंगे उनको भी ये काटते हुए ले चलेगी आगे, ठीक है। इनको भी ये काटते हुए आगे ले चलेगी। इनमें कुछ हज़ार साल का वक्त लगेगा, लेकिन ये काट ही देंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये काट देंगी तो फिर इसमें देखिए एक खाली खंभे नुमा आकृति आप लोगों को दिखाई पड़ रही है। इसी खंभे को हम कहेंगे भूस्तंभ। क्या कहेंगे दोस्तों, भूस्तंभ। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है। देखिए बस छत्रक शिला में क्या हुआ कि उसके चारों ओर जितने भी भूरी चट्टानें थे वो हट गए, तो छाते के समान जो आकृति बन गई वो छत्रक शिला कहला गया। अब उसी छत्रक शिला में जो सॉलिड है उसको भी धीरे धीरे करके हवाएं जो है धीरे धीरे करके काट के फेंक दी, है ना, काट करके हटा दी। वो फिर जो पिलर बच गया उसे हम कह दिए क्या, भूस्तंभ। अब क्या होगा देखिए, इसके बाद आने वाला है यार्डंक। सब एक ही चट्टानों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब यार्डंक में क्या होगा, ये जो आप लोगों को भूस्तंभ दिखाई पड़ रहा है ना, ये भूस्तंभ सेम टू सेम ऐसा ही होगा। ये स्तंभ है भूस्तंभ, इसी के बगल में और कोई स्तंभ हो गया, इसी के बगल में है ये और कोई स्तंभ हो गया। तो लाइन से जब कोई स्तंभ यार्डंक से टूटा हुआ स्तंभ जब लाइन से बनना शुरू हो जाता है तो इसे ही हम क्या कहेंगे, यार्डंक, ठीक है। इसे हम कह देते हैं यार्डंक। देखिए कुछ नहीं है, बस जो छत्रक शिला था वही टूटा, भूस्तंभ बन गया। फिर भूस्तंभ के आजू बाजू जितने भी पहाड़ें बची हुई थी जो लाइन से खड़ी होती चली गई वो बन गई क्या, यार्डंक, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर यार्डंक के बीच में भी क्या है ना, नरम चट्टानें थी। इस यार्डंक के बीच में भी नरम चट्टानें थी। ये पिलर भी धीरे धीरे करके टूटते जाएंगे। पूरा खेला खाली हवाओं का है जो उड़ रही हैं और अपने प्रकोप से जो है इन चट्टानों को काटते हुए चली जा रही है, ठीक है। तो इस यार्डंक को भी धीरे धीरे कर करके जो है सारी यार्डंक को हवाएं काट देंगी। इसके बाद क्या होगा जानते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जब ये चट्टानें टूट जाएंगी, जब इनका अपर्दन होगा हवाओं से, तो ये चट्टानें जो हैं टूटने लगेगी। इस तरीके से टूटने लगेगी। ये छोटे छोटे चट्टान टूट कर फिर जब टूटेंगे तो जाहिर सी बात है गिरेंगे, ठीक है। ये यार्डंक ही समझ जाइए, ठीक है। ये भी यार्डंक है जो टूट करके अलग अलग चट्टानों का रूप ले चुके हैं, ठीक है। तो जब ये यार्डंक टूट करके अलग अलग छोटे छोटे चट्टानों में बिखर कर गिर जाएंगे तो हम इसे कहेंगे क्या, इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे दोस्तों, इंसेलबर्ग।
जितने भी ग्राफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आप लोगों को उसके इमेजेस दिखा दिए जाएंगे, ठीक है। सबके इमेज आपको ज़रूर दिखाया जाएगा। अब क्या होगा, ये इंसेलबर्ग जो चट्टानों के टुकड़े हैं, ठीक है, ये चट्टान के टुकड़े हैं, इसमें से एक चट्टान के टुकड़े को हम यहाँ पर जूम करके बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ये एक ही चट्टान है इंसेलबर्ग का, ये एक ही चट्टान है, जैसे हमने बड़ा करके आप लोगों को दिखा दिया है। ये है इंसेलबर्ग। ये अब ये कैसे बना है इसको भी बताते हैं हम लोगों को। सॉरी इंसेलबर्ग का ये डाइकांटर, ठीक है, ये डाइकांटर है। अब ये कैसे बना है, किसी चट्टान को जब हवाएं कुछ हजार सालों में जब चारों तरफ से काट देती है तो उसकी आकृति कुछ चतुर्भुज की आकार के समान दिखाई पड़ने लगती है। और ये आखिरी स्थिति होती है जब इसको चट्टानें काटने में और धीरे धीरे काटती है, मतलब ये आखिरी जब ये भूमि में आकर के मतलब पड़ जाती हैं। इस पर इंसान जो है चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसका आकार जो है चतुर्भुज के आकार की तरह दिखाई पड़ने लगता है, जिसके कारण से हम इसे डाइकांटर कहते हैं। और ये सारी जितनी भी क्रियाएं हुई हैं छत्रक शिला से लेकर के डाइकांटर तक, ये सभी जो है अपर्दन के फलस्वरूप ही बनी हैं। यहाँ तक अगर कुछ डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। अब इसके बाद हम देखते हैं निक्षेपण के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। ये भी जो है हवाओं से ही बनेगी, लेकिन कैसे बनेगी, ठीक है, निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण के फलस्वरूप बनने वाली स्थलाकृति, ठीक है। अपर्दन तो देख लिए। अब क्या होगा निक्षेपण में, देखिए कभी कभी क्या होता है मरुस्थलीय क्षेत्र मतलब रेगिस्तान में, ठीक है, बालू के सेंडियम और बरखान जो है बनने लगते हैं। अब ये कैसे बनते हैं, ठीक है, बालू के सेंडियम क्या होता है देखिए, पहले बरखान बताएंगे उसके बाद सेंडियम बताएंगे। ये पूरा रेगिस्तान है, ठीक है, ये पूरा रेगिस्तान है और इस पे हवाएं चल रही हैं, इधर से इस गति से इधर से जो है हवाएं चल रही हैं। अब वहाँ पर जो हवाओं की गति होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इस रेगिस्तान में कहीं पर एक चट्टान आ गया, कुछ इस तरीके का ये चट्टान पड़ जाता है रेगिस्तान में, ठीक है, वही टूटा हुआ डाइकांटर होगा जो कि इस चट्टान के रेगिस्तान में इस तरह से कुछ पड़ा हुआ है। तो इधर से जितनी हवाएं आ रही हैं वो तो अपने साथ बालू और रेत लेकर आ रही हैं, लेकिन जो रेत नीचे पड़ी हुई हैं उनको भी उठा करके जो है ये आगे लेते चलती हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर लेते हुए उड़ते हुए चलेंगी और ये इस चट्टान पर टकराते रहेंगे, ठीक है। अब भाई चट्टान में टकरा रहा है तो चट्टान में आर पार तो नहीं ना जाएगा बालू, वहीं पर वो क्या होगा, वो जमा होने लगता है। यहाँ पर देखिए ये रेतें जो हैं यहाँ पर ये जमा होने लगी, चट्टान से टकरा करके ये रेत जमा होने लगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है तिरछी, यहाँ पर ये रेत सारी जो है जमा हो गई। इसे हम कहेंगे क्या, बरखान। इस स्थिति को हम कहेंगे बरखान। ये है चट्टान। अब ये स्थिति जो बनी है ये बरखान कहलाएगी। इसके बाद क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा सैंडियम या फिर बालू का स्तूप। स्तूप मतलब समझते हैं ना, मतलब बौद्ध धर्म का कटोरा, उल्टा कटोरा, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, ये रेतें जो इसमें इस चट्टान पर आकर के इकट्ठा हो गई। एक समय क्या आएगा कि ये वाली चट्टान जो है ये भारी होने के कारण, वजन इसका ना उठाने के कारण ये चट्टान जो ऐसे थी वो सीधी हो जाएगी, ये गिर जाएंगी। अब भाई कुछ ऐसा है, अब इस पर लोड डालते रहेंगे तो ये गिरेगा ही गिरेगा। उसी तरीके से ये क्या हुआ कि यहाँ पे चट्टान गिर गई और गिरने के बाद यहाँ की बालू जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा होने लगी, कुछ इस तरीके से। देखिए ये अब ये उस स्तूप की आकृति ले ली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वही प्रोसीजर वही है, बस वही जो टूट फूट करके जो है आगे बनता चला जा रहा है, जिसके कारण से अब ये देखिए ये स्तूप की तरह दिखाई दे रही है। इसे हम कहते हैं सैंडियम। सैंड मतलब रेड, सैंडियम या फिर स्तूप, इसे ही कहा जाता है। लेकिन ये किस चीज़ से बना हुआ है, बालू से, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेत का स्तूप। अब इससे क्या होगा ना, आगे ये जो स्तूप यहाँ पर बन गया है, हवाएं इनको भी चैन से यहाँ पर नहीं जीने देंगी, ठीक है।
इसी कारण से क्या होता है ना कि यहाँ जब भी रेगिस्तान में कभी भी बवंडर या फिर किसी भी तरह का तूफान आता है तो वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं बच सकता है। हमारे इलाके में भले एक बार तूफान या बवंडर आए तो आप ज़मीन में लेट जाएंगे तो उससे आप बच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भाई बालू रेते जो है उड़ते हुए चली आती है और ढकती चली जाती हैं। तो कोई भी इंसान इस तरह से खड़े है समझ जाइए, अब उसके ऊपर आके रेत जो टकराते जा रहे हैं, उसको ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। एक टाइम पर क्या होगा कि वो इंसान गिर जाएगा और वो जो है रेत में ढक जाएगा, फिर उसका हो जाएगा कहानी ख़त्म, टाटा बाय बाय वहीं पे, ठीक है। अब क्या होगा कि इन स्तूप को भी हवाएं जो है एक जगह नहीं रहने देंगी, फिर इधर से हवाएं आ रही हैं, फिर इधर से हवाएं आ रही हैं, और इन रेत को भी जो है, इस वाले रेत को भी हवाएं उड़ा करके आगे ले जाएंगी, ठीक है। हवाएं जब आगे इन रेतों को ले जाएंगी तो फिर ये आगे जाकर के ये मैदान में इस तरह से बिछ जाएंगी, ये भैया ये बिछ जाएंगी। बिछने के बाद ये कुछ लहरों का रूप ले लेती हैं। टीवी वगैरह में आप लोगों ने कई सारे पिक्चरों के सीन में देखा होगा कि कैसे लहरें जो हैं टीनेदार मतलब लहरदार बिछी हुई होती हैं कुछ इस तरीके से। अब सॉलिड तो यहाँ नहीं बना सकता, लेकिन आपको इसका इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो जब ये मैदान का रूप ले लेती हैं, जब बिछ जाती हैं लहरदार होकर के, तो हम इसे कहते हैं क्या, लोयस का मैदान। क्या कहेंगे दोस्तों, लोयस का मैदान। लोयस का मैदान पूछा जाता है, यूपीएससी में एक बार पूछा था कि लोयस का मैदान सबसे बड़ा कहाँ है, तो ये है सबसे बड़ा चाइना में। चाइना में है तो जाहिर सी बात है वहाँ का रेगिस्तान भी सबसे बड़ा होगा, तब तो यहाँ पर लोयस का मैदान सबसे बड़ा बन रहा है। तो चाइना में है गोबी का मरुस्थल। क्या है, चाइना में गोबी का मरुस्थल है, ठीक है, गोबी का मरुस्थल है। और यह लोयस का मैदान जो है चाइना में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये भी आप लोगों को दिख जाएगा। अब ये लोयस का मैदान तो बन गया, ये सारी चीज़ें होंगे कंप्लीट। अब एक हमारा टॉपिक बच गया खाली, एक सेंटेंस, अन्ना सागर, लेकिन इसका मैं डायग्राम यहाँ पर नहीं बना सकता क्योंकि वो कुछ थोड़ा अटपटा है, तो इसको मैं आप लोगों को इमेज दिखा दूंगा और उसका डेफिनेशन जो है मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा सिंपली समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। अन्ना सागर क्या होता है, या फिर इसे ही हम कहते हैं बालसन झील। तो ये क्या होता है दोस्तों, ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। चारों ओर होता है रेत का मैदान और उस रेत के मैदान के बीच में होते हैं चट्टान, बड़ी बड़ी, मतलब चट्टान का देने से 1-2 फीट नहीं जिस पे आप चढ़ के बैठ जाएंगे, होती हैं पूरी की पूरी पर्वतें होती है, ठीक है। समझिएगा, चारों तरफ है, ये चारों तरफ है, देखिए रेत है, अब इसके बीच में उठे हुए हैं चट्टान, कुछ इस तरीके से चट्टानें उठी हुई, ये चारों ओर उठी हुई हैं, ठीक है। और इस चट्टानों के बीच में, इन पर्वतों के बीच में होता है एक पानी का झील। क्या होता है दोस्तों, झील, लेकिन ये होता है खारे पानी का झील, क्योंकि ये जो है पूरा चट्टानों से घिरा हुआ है, चट्टानें होती हैं नमकीन, इस कारण से हो जाते हैं ये पानी नमक भरा, जिसके कारण यहाँ का पानी हो जाता है खारा, ठीक है। फिर से एक बार समझिएगा, रेगिस्तान में चारों ओर बालू होगा और उस बालू के बीच में होंगे चारों ओर पर्वतें कुछ इस तरीके से, और उसके बीच में होगा क्या, जल। तो इसी कंडीशन में बनने वाले झील को हम कहते हैं अन्ना सागर या फिर बालसन झील। क्या कहेंगे दोस्तों, बालसन झील। ये इमेज आप लोगों को दिखाया जाएगा तब आप ठीक समझ पाएंगे। और फिर ये बालसन झील क्या होता है, जब निर्जलीकरण के फलस्वरूप, निर्जलीकरण होगा ही क्योंकि ये रेगिस्तान में है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ने के कारण इसका पानी जो है सूख जाएगा। तो निर्जलीकरण के फलस्वरूप जब यहाँ का जल जो है सूख जाता है तो ये झील जो है पूरी सूख जाती है, जिसके कारण फिर यहाँ पर सिर्फ भूमि दिखाई देने लगती है, जिसे हम कहते हैं प्लेया। क्या कहेंगे दोस्तों, प्लेया। कब बनेगा ये प्लेया, जब गर्मी के कारण या निर्जलीकरण के कारण यहाँ इस झील का सारा पानी जब सूख जाएगा तो बनने वाली आकृति को या फिर स्थलाकृति को हम कहते हैं प्लेया। यूपीएससी में एक बार ये पूछ चुका है प्लेया किसे कहते हैं, और एक और क्वेश्चन आ चुका है इसमें कि प्लेया बनने के फलस्वरूप या फिर बालसन झील ही जब रहेगा तो फिर इस झील में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन कौन से तत्व या फिर पदार्थ पाए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है, जब ये रेत के किनारे रेत है, यहाँ पर रेत भी है और पानी खारा है, ठीक है, पानी खारा है, तो क्या बनेगा, पहले तो रेत से बन जाता है सिलिकॉन। क्या बन जाता है दोस्तों, सिलिकॉन, ठीक है। अब पानी खारा है
तो उसमें क्या मिल जाएगा हमको नमक, ठीक है। और उसी में कम मात्रा में इसमें पाया जाता है आयरन। तो इसमें सटीक से आंसर जो होना था वो होगा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन होगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में चारों ओर है बालू, और उसी बालू का अंश इस झील में सबसे ज़्यादा है, जिसके कारण से बन जाता है यहाँ पे सिलिकॉन। क्या बन जाएगा दोस्तों, सिलिकॉन। ये वाला क्वेश्चन जो है यूपीएससी में अगर पूछ चुका है, तभी मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। और ये जो पर्वतें जो बनी हुई हैं चारों तरफ, ये कोई सहज डिज़ाइन के लिए नहीं बनी हुई है, प्रकृति ने बहुत सोच समझ के बनाया हुआ है, क्योंकि हवाएं जो है रेगिस्तान में बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलते रहती हैं, सारे रेत को अपने साथ उड़ा कर लेते चली जाती हैं। तो यही चट्टानें क्या करती हैं कि उन रेतों को इस पानी में आने से रोकती हैं, जिसके कारण से ये झील बरकरार रहता है, लेकिन गर्मी पड़ने के कारण भी ये सूख जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक कुछ समझ आ चुका होगा। बहुत ज़्यादा डीपली तो है नहीं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है नहीं, बस छत्रक शिला ही था जिससे टूट फूट कर फिर स्तंभ बन गया, यार्डंग बन गया, फिर यार्डंग टूट करके इंसेलबर्ग बन गया। उसी को जूम करके बड़ा जब चट्टान जब बना दिए, जब उसका आकार जो है चतुर्भुज की तरह हो गया, तो उसे ही हम कहने लगे डाइकांटर। क्या कहने लगे दोस्तों, डाइकांटर। और ये सारी क्रियाएँ जो हैं अपरदन के फलस्वरूप बनी थी। निक्षेपण के फलस्वरूप क्या बना था, पहले बरखान चट्टान पड़ने के कारण चट्टान पलट गया तो सैंडियम बन गया, फिर सैंडियम को जब उड़ा के आगे पूरा बिछा दिया चादर की तरह, तो हो गया लोयस का मैदान। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू।